Welcome friends, good evening. So I'm going to discuss about another major branch after in NEET PG careers, that is obstetric and gynecology. So this is a part 2 of obstetric and gynecology where I'm going to discuss about the gynecology part of the obstetric and gynecology. Naturally you will get an MD/MS degree, 3 years course, and you decide that you are going to practice only gynecology. तो gynecology में होता क्या है? Gynecology होता है फीमेल डिजीजेज और स्त्री रोग जिसे आप बोलते हैं, तो वही होता है। तो यानी इसमें क्या है, मेनली है आपकी ओपीडी प्रैक्टिस होगी। ओपीडी प्रैक्टिस में आपको यानी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस, पीआईडीज, वजाइनल डिस्चार्जेस और ब्लीडिंग पर वजाइनम, यही सारे केसेस आपको आते हैं। तो ये सब आप करोगे, उसका स्क्रीनिंग करोगे। दूसरा होता है कि आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो सकता है, जैसे सर्वाइकल पैप स्मीयर हो गया, यानी सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हो गया, इसके सारे काफ़ी सारे केस आ सकते हैं। ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट वाले भी केस होते हैं, जैसे हो गया मान लो आप सर्वाइकल इरोजन देखते हो, एक्ट्रोपियन देखते हो, पॉलिप देखते हो, जो आप ओपीडी बेसिस पर भी एक्सरसाइज करके बायोप्सी लेके आप उसको लेबोरेटरी भेज सकते हो। तो ये हो गया भाई ऑब्स्टेटिक, यानी इसमें भी आपको थोड़ा बहुत जो है कि रेडियोलॉजी, जैसे ऑब्स्टेटिक में मैंने बोला, तो इसमें गायनेकोलॉजी, रेडियोलॉजी में भी आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना है। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू स्क्रीनिंग पार्ट ऑफ इट। मान लो आपको कोई जो है मिनोरेजिया वाला पेशेंट आता है, तो आप उसमें देखते आना चाहिए आपको कि भाई इसका भाई यूट्रस कैसा है, इसका एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है, इसको फाइब्रॉइड है, क्या है, पॉलिप है, तो ये सब आपको आना चाहिए। इसको क्या ओवेरियन मास है, इसको पीसीओडी है, क्या है, या और कोई प्रॉब्लम है पेल्विक में। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर या कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो आपको दिख जाता है सोनोग्राफी में, तब आप उसका सीटी स्कैन या है फर्दर एक्सपर्ट रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप भेज सकते हो। तो आपको स्कैन में काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होना है। दूसरा कि गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस में आपका आएगा क्या, मेनली आएगी तो वह भाई हिस्टेक्टोमी, फिर ओवेरियन मास रिमूवल, ओवेरियन सिस्ट आएगा, ओवेरियन ट्यूमर आएगा। जो इसमें दो तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो होगी बिनाइन गायनेकोलॉजी और एक हो जाएगी मेलिग्नेंट या कैंसर यानी गायनेकोलॉजी। तो बिनाइन गायनेकोलॉजी में तो यही होता है कि भाई जनरली मिनोरेजिया वाले आते हैं, मेटोरेजिया वाले आते हैं। तो जनरली हिस्टेक्टोमी इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस आफ्टर द एज ऑफ द मीन्स मदर हैज completed her family, they usually seek for hysterectomy to get rid of the menstrual problems. तो आजकल के प्रैक्टिस में अगर आपको लेप्रोस्कोपी नहीं आता है तो आप काफ़ी बैकवर्ड या आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। आजकल गायनेकोलॉजी में ऑल द हिस्टेरेक्टोमीज, ऑलमोस्ट ऑल, पहले होता था कि भाई बड़ा सा अगर फाइब्रॉइड है तो नहीं डिलीवर कर सकते यानी लेप्रोस्कोपी के लिए, आज तो ये भी हो गया आप उसको पीस मिल काट के छोटे छोटे टुकड़ों में डिलीवर कर सकते हो। तो आपको लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टोमी आनी ही चाहिए। लेप्रोस्कोपी अगर आप नहीं कर सकते, लेप्रोस्कोपी ओवेरियन मास रिमूवल आपको आना ही चाहिए। तो आपको क्या है कि मान लो आपको ड्यूरिंग द एमडी कोर्स आप नहीं कर पाए, तो आपको फेलोशिप करनी ही करनी है, किसी के साथ ट्रेन होना ही होना है। लेप्रोस्कोपी तो आपको आनी ही चाहिए। तो क्या बिनाइंग हिस्टेक्टोमीज हो गया, बिनाइंग ओवेरियन मास रिमूवल हो गया। उसके बाद आता है भाई मेलिग्नेंट पार्ट। मेलिग्नेंट पार्ट के लिए क्या होता है ना, जनरल ऑब्स्टेटिक एंड जनरल गायनेकोलॉजिस्ट आज नहीं करते हैं, तो इसके लिए अब आ गई है सुपर स्पेशलिटी। तो गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस में भी सुपर स्पेशलिटी आ गई है, यहाँ तक कि एमसीएच गायनेक ऑन्कोलॉजी आ गया है। तो एक हो जाते हैं एमसीएच प्योर जो है, पर जो एमडी ओबी गायनी जो डॉक्टर है उनके लिए एमसीएच ब्रांच खुल चुकी है। साउथ में जो है, केरला में, कोचीन में, दिल्ली में, बॉम्बे, कई जगह पर अब आ चुका है। तो आप एमसीएच इन गायनेक ऑन्कोलॉजी कर सकते हो। 3 इयर्स कोर्स, प्रॉपर एमसीएच, यानी आप गायनेक के कोई भी कैंसर से डील करोगे। दूसरे होते हैं कि भाई जनरल जो सर्जन होते हैं, जनरल ऑन्को सर्जरी वाले जो होते हैं, वो भी गायनेक ऑन्को में घुस गए हैं। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मान लो आप गायनेक ऑन्को, एमसीएच गायनेक ऑन्को, तो उन्हीं ने ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो गायनेक ऑन्कोलॉजी में स्काई इज द लिमिट, क्योंकि पहले जो केस होते थे, मान लो चलो आप हो गया कि भाई एंडोमेट्रियल कैंसर आपने ऑपरेट कर दिया, सर्वाइकल कैंसर है उसमें आप वर्धाइन हिस्टेक्टोमी कर ली, उसमें नेल्सन हिस्टेक्टोमी कर ली, सबके साथ पेल्विक नोड डिसेक्शन आपको आ गए। लेकिन आजकल काफ़ी आगे बढ़ गया है, आप पैराओटिक नोड डिसेक्शन भी करते हो, आप ओमेंटेक्टोमी भी करते हो। ओवेरियन कैंसर में आप रेडिकल ओवेरियन सर्जरी आपको आनी चाहिए, आप ओमेंटेक्टोमी करते हो, आप पेरिटोनियल स्ट्रिपिंग भी करते हो। जो है एडवांस जो कैंसर थे, एडवांस ओवेरियन कैंसर की, जो मान लो पूरा पेरिटोनियल मेटास्टेसिस अगर हो गया है, या मान लो इंटेस्टिनल या कहीं पर भी मेट्स और आ चुके हैं पूरे एब्डोमेन में,
तो कीमो के बाद मान लो पार्शियल रिस्पॉन्स ऑफ कीमो है, तो आजकल दूसरी सर्जरी आ गई जिसको मैं बोलता हूँ मदर ऑफ ऑल सर्जरीज, जिसको बोलता हूँ साइटो रिडक्टिव सर्जरीज ऑफ द एब्डोमेन। तो साइटो रिडक्टिव सर्जरी हो जो होता है उसमें आप पूरा ही एब्डोमेन खोल लेते हो, पूरा ही पेरिटोनियम स्ट्रिप कर लेते हो, जितना विजिबल डिजीज है, जो भी ऑर्गन में डिजीज है, सब कुछ निकाल जाते हो। बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बोल्ड सर्जरी होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। फ्रॉम द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया साइड एंड द सर्जिकल साइड, ये सबसे बड़ी सर्जरी है। तो जो गायनेक ऑन्कोलॉजी वाले होते हैं तो उन लोग जो है इस सर्जरी में एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद जैसा 1 करोड़ का सिटी है जहाँ इतनी सारी यानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन CRS यानी साइटो रिडक्टिव सर्जरी करने वाले सर्जन गिन के 10 होंगे, गिन के 10। मैं अपने बहुत ही कॉन्शियसली बोल रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली क्वालिफाइड एक्सपर्ट सर्जन है गिन के 10 होंगे। अच्छा, CRS करने के बाद दूसरी एक टेक्निक जो आ चुकी है, पहले जो इनऑपरेबल हुआ है कहते थे ऑपरेट तो कर ही रहे हो लेकिन फिर भी जो डिजीज था वो खत्म नहीं हो रहा है IV कीमो से, तो आप टॉपिकल कीमो देते हो। आप हाइपरथर्मिया, हाई टेम्परेचर में टॉपिकल कीमो देते हो, जिसको बोलते हैं हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरापी। तो इसमें आप वो सब साइटो रिडक्शन करने के बाद एब्डोमेन को 4 लीटर कीमोथेरापी सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मशीन होता है, उसको सर्कुलेट करके 1.5 घंटे तक घुमाते रहते हो। तो ये हो गया CRS प्लस हाईपेक सर्जरी। ये बहुत ही बड़ी बिगेस्ट सर्जरी, मदर ऑफ ऑल सर्जरीज, हाईली पेड सर्जरी। बहुत ही कॉस्ट होता है इसका, लेकिन बहुत ही कम एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये मोल्ड कर सकते हो देख के कि मैं फ्यूचर ऐसा कैंसर सर्जन बनना चाहता हूँ, तो MD गायनेक के बाद गायनेक ऑन्कोलॉजी करके इस तरह की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको इयर्स का डेडिकेशन चाहिए, एक्सपर्टी चाहिए, फिर किसी के साथ आप काम करोगे, किसी के साथ जुड़ोगे, अपना खुद का इंडिपेंडेंट होते होते आपको, मेरी मान लो आपको 30 to 35 ईयर्स तक हो जाएगा। बट दिस इज द ब्रांच टू गो। आजकल जो है सबसे बड़ा और जो आ चुका है, और फिर यह है दूसरा है कि मिनिमल इन्वेसिव, जो लेप्रोस्कोपी का तो मैंने मेंशन किया ही, लेकिन है रोबोटिक सर्जरी। सो गायनेक इज अनदर सर्जरी वेयर यू डू नेल्सन हिस्टेक्टोमी एंड ऑल। रोबोटिक है जो लेप्रोस्कोपी से भी करते हैं, लेकिन आजकल पेशेंट्स की डिमांड हो गई है कि हम रोबोटिक करवाना चाहते हैं। हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट रोबोट डज हैव अ बेटर एक्सेस एंड बेटर मैनूवरेबिलिटी। और पर्टिकुलरली पेल्विक सर्जरीज, लोअर पेल्विक सर्जरीज, जो ब्लैडर है, रेक्टम है, यूट्रस है, सर्विक्स है, इन सब जो लोअर पेल्विस का जगह है वहाँ पर रोबोट वर्क्स वेरी वेल। तो आपको रोबोटिक सर्जरी में भी आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैं एक्सपर्ट, तो रोबोटिक सर्जन बनने के लिए भी आप MD बन जाओ, MCH बन जाओ। MCH वाले जो इंस्टीट्यूट हो गए जनरली वहाँ रोबोट्स होते हैं। अगर ना हो तो आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा, फेलोशिप करनी पड़ेगी, ताकि आपको रोबोटिक सर्जरी का एक्सेस मिले। रोबोट मान लो 6 या 7 साल के पहले देखो तो मान लो गिन के 10, 15, 20 रोबोट थे इंडिया में। अहमदाबाद में 2 या 3 थे। वी वर द फर्स्ट टू गेट रोबोट इन आवर हॉस्पिटल। लेकिन आज मान लो एटलीस्ट 250 से 300 रोबोट्स है पूरे इंडिया में। उसमें 25-30 रोबोट तो होंगे बॉम्बे में, अहमदाबाद में भी करीब 10 रोबोट्स आ चुके हैं। मतलब दिल्ली है, मद्रास है, बड़े बड़े सेंटर में आ चुके हैं। मगर मैं मानता हूँ 5 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन इसमें इंडियन रोबोट, असेंबल रोबोट्स भी आ गए। बट जो सबसे बड़ा जो रोबोट है, जो मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो जो रोबोट है वो भी काफ़ी सारा फैल चुका है। तो दिस इज द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इज द ब्रांच टू गो, मॉडर्न ब्रांच। यू हैव टू बी एक्सपर्ट, यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। अनलेस यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन दैट, यू कांट वर्क इन अ बिगर सेंटर, इन अ बिगर सेटअप, इन अ बिगर सिटी। तो ये हो गया। दूसरा ये चलो ऑन्कोलॉजी हो गया, बिनाइंग हो गया, फिर कैंसर पार्ट हो गया, गायनेकोलॉजी का OPD पार्ट हो गया। यू विल बी डीलिंग विद लॉट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑल्सो, तो वो भी हो गया। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑल्सो, पेल्विक एब्सेसेस एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ऑल। जो एकदम मॉडर्न जो आ रहा है, एकदम मॉडर्न, द प्लास्टिक सर्जरी पार्ट ऑफ द गायनेकोलॉजी। ये होता था प्रोलैप्स यूट्रस वगैरह होता था, सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, ये सब तो होता ही था, कंप्लीट प्रोलैप्स यूट्रस एंड ऑल, वो तो रिपेयर करते ही थे। लेकिन अब आ गया यंग पेशेंट्स में भी हो गया है वल्वोप्लास्टी सर्जरीज। तो कॉस्मेटिकली भी लोग हैं जो यंग पेशेंट्स है वो वल्वोप्लास्टी करते हैं। भाई मुझे भाई अपना जो है प्राइवेट पार्ट है वो भी यानी आई वांट इट टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप as I wish, by looks wise and functional wise and all. So people are seeking that I want to refashion my private parts or whatever you can call vulvoplasty. It means you are a doctor, you understand what you mean by vulvoplasty. Vulvoplasty surgery
जो है एकदम लेटेस्ट ब्रांच है। अब इंडिया में उतने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज गो टू प्लेसेस लाइक यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, वेयर दे आर प्रैक्टिसिंग इट अ लॉट। जो इसका एक पर्टिकुलर एक मशीन आता है जो आपके स्विंगटर्स, मसल्स, ये वो जो उसका जो पूरा पैरामीटर्स जो जज करता है, वो भी यानी कई जगह नहीं है। अहमदाबाद में सिर्फ एक ही जगह है, अहमदाबाद में जो क्वालिफाइड या अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाला कि भाई मैं वल्वोप्लास्टी सर्जन हूँ, वो लड़की है, दिस अ फीमेल एंड शी इज द ओनली वन वल्वोप्लास्टी सर्जन राइट नाउ इन इंडिया, इन अहमदाबाद। तो आगे जाके 5 साल के बाद आप वल्वोप्लास्टी में भी यानी हो सकते हो, यानी योर टारगेट पॉपुलेशन विल बी ओनली दोज 20% elite people, sophisticated people who do care about your functional, this thing about their private parts and about their sexual functional, whatever. I hope you understand what I want to say. तो ये रहेगा, यानी ये जो है गायनेकोलॉजी में स्कोप सारा लॉट। जनरली क्या होता है ना बच्चों, यानी जो होते हैं मेल और फीमेल, जो हस्बैंड वाइफ जो मैरी करते हैं, वाइफ होती है ऑब्स्टेटिक पार्ट ले लेती है और जो हस्बैंड होता है वो गायनेक पार्ट ले लेता है। लेकिन फिर भी वाइफ है वो दोनों कर सकती है, यानी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी दोनों प्रैक्टिस कर सकती है। आई हैव सीन फीमेल गायनेकोलॉजी सर्जन हु आर डूइंग लॉट्स ऑफ ऑनको एंड रोबोटिक सर्जरीज, वी हैव इन आवर कलीग्स ओनली। लेकिन जो हस्बैंड है जनरली वो ले लेते हैं gynecology part, and they also do well. So this is the combo or the practice, the way it goes. So I hope I have cleared much doubt. If you combine both the videos, the obstetric part and the gynecology part, how this branch is there, the gynecology branch is also one of the evergreen branch you can say। यानी क्या होता है ना, फीमेल को एक ना एक बार लाइफ में जब आता है मिनोपॉज, या मिनोपॉज की भी प्रैक्टिस होती है। मिनोपॉज के साथ जो मेडिकल इश्यूज आते हैं और उसका जो मैनेजमेंट करना होता है, उसका हार्मोनल थेरापी एंड ऑल दोज थिंग्स, दिस ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ पार्ट। कई सारे जो होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने यहाँ ब्रेस्ट का भी यूनिट करके रखते हैं, छोटे छोटे ब्रेस्ट लंप वगैरह वो भी ऑपरेट करते हैं। या ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, जैसे आप हो गया गायनेकोलॉजिकल कैंसर स्क्रीनिंग हो गया तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का भी वो रखते हैं, मेमोग्राफी भी अपने यहाँ रख सकते हैं। सो इस तरह का ये प्रैक्टिस जाता है। सो दोज हु हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक, आई विश देम ऑल द बेस्ट। Nothing to worry about, but again you have to be dedicated. You will be a surgical branch, it will be an emergency branch, and you have to give your everything। गायनेकोलॉजी में आप वेट कर सकते हो, ये कोई ऑन कॉल वाला नहीं होता अगर प्योर गायनेकोन को प्रैक्टिस करते हो। बट द शियर द प्रोग्रेस, जो स्केल ऑफ सर्जरी आजकल हो गया, जैसे मैं बोला साइटोडिरेक्टिव, दे आर लॉन्ग सर्जरी, ऐसी सर्जरी होती है CRS वो इजीली 8, 10, 12 घंटे तक चलती है। मल्टी स्पेशलिटी इन्वॉल्व होता है, पेशेंट 10, 12, 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, उसकी रिकवरी, उसका कॉस्ट, उसका जो मैनेजमेंट होता है काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इफ यू आर एबल टू टेक दैट चैलेंज, इफ यू वांट दैट, इफ यू आर enthusiastic to go for such a branch, it's made for you, then just go for it। है कोई भी काम करो आप पैशन से करो, पैशन से यानी तगड़ा। जब रेसिडेंसी करते हो एकदम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने केस आते हैं अटेंड करो, जो मिलता है ऑपरेट करो, दैट द वॉल्यूम कलेक्ट करो। इट इज द रेसिडेंसी इज द टाइम व्हेन यू वांट टू लर्न, गेन एक्सपीरियंस। नो एक्सपीरियंस इन द रेसिडेंसी will go in vain in your future। Remember this is a very important tip। So all the best for those who have selected obstetric and gynecology, and I hope you get the perspective that how you can progress in future। Thank you very much। If you like my content, please share this content with your friends, colleagues and all, because I don't think there are many out there who give the right advice, a particular advice, a practical advice of the private practice। Thank you very much। This is Dr. Bimal Shah signing off। Thank you।